दिस इज अविनाश शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूडीएफ फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होता है आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। सिंगल आपका स्टेटमेंट हो सकता है या आपका मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। फंक्शन का पर्पस किसी टास्क को, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना होता है। फंक्शन एक बार क्रिएट होता है, उसको आप रीयूज कर सकते हैं, यानी कि बार बार आप किसी भी दूसरे फंक्शन में कॉल कर सकते हैं या किसी प्रोग्राम में आप उसको कॉल कर सकते हैं। और एक और पर्पज होता है इसका फंक्शन का, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। यानी कि फंक्शन का जो पर्पज है, किसी भी बड़े प्रोग्राम को, किसी भी बड़े टास्क को, उसको छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड करना और हर टास्क के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना, जिसको कहते हैं आपका डिवाइड एंड कॉन्कर। फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शंस। फंक्शंस दो तरह के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस और यूडीएफ यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस यानी कि जो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है या प्री बिल्ट है आर प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी के अंदर। हर फंक्शन का एक पर्पज है। जब हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, तो हम एक पर्टिकुलर फंक्शन यूज करके हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट बड़ी डिफरेंट होती है, जो कि हमारा इन बिल्ट फंक्शन से आपका फुलफिल नहीं हो सकती। उस केस में हम अपने फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड। जो फंक्शन यूजर डिफाइन करता है उनको हम कहते हैं कस्टम फंक्शंस या यूडीएफ फंक्शन। फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, चेक करते हैं। फंक्शन बेसिकली हमेशा एक पर्टिकुलर टास्क के लिए क्रिएट किया जाता है। जैसे कि सपोज आप एक कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर के अंदर आपका मल्टीपल फिगर्स को ऐड करना है, उसके लिए एक आप ऐड फंक्शन बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का बना सकते हैं, डिवीजन का बना सकते हैं। तो हर फंक्शन का एक पर्पस होता है। उस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, यानी कि आर्गुमेंट्स हमारे ऑप्शनल होते हैं। हर फंक्शन की एक बॉडी होती है। जनरली जो जब हम बॉडी डिफाइन करते हैं, हम करली ब्रैकेट से करते हैं, ओपनिंग करली ब्रैकेट्स और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स। फंक्शन आपका कोई वैल्यू को रिटर्न कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, यानी कि जो रिटर्न वैल्यू होती वो भी हमारी ऑप्शनल होती है। तो जैसे कि आप इस सिंटैक्स में देख सकते हैं, फंक्शन क्रिएट करते समय हम कीवर्ड का यूज करते हैं फंक्शन, और यहां पर आपका फंक्शन का नाम, ये भी आपका एक तरह से यूजर डिफाइंड होता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ऐड या आपका सबट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है नाम। देन यहां पर आपका ये है कीवर्ड फंक्शंस, और ये है हमारे आपके, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं या आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है आर्गुमेंट और पैरामीटर में। नेक्स्ट एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट 2, 3, 4, 5, यहाँ आर्गुमेंट की जो लिस्ट क्रिएट होती है वो कोई, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद आपका फंक्शन बॉडी है, करली ब्रैकेट्स, ओपनिंग, क्लोजिंग। ये आपके यहाँ पर स्टेटमेंट, आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पर आप राइट कर सकते हो। ये फंक्शन क्रिएट करने का तरीका है, और इसके बाद एक क्रिएट करने के बाद आपको फंक्शन को कॉल करना। और चेक करते हैं इनबिल्ट फंक्शन, सम बेसिक इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शन में आर के अंदर एक पूरी लाइब्रेरी है, जिसमें करीब हमारे कई थाउजेंड्स आपके फंक्शंस हैं। सो यहां पर हमारा पर्पज है इन फंक्शंस को कैसे यूज करना है। हर फंक्शन का, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अपना एक पर्पस होता है। जैसे कि सपोज एक फंक्शन है सीक्वेंस, यानी कि एससीक्यू, ये हमारा प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड फंक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम केवल उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शंस हमारा ऑलरेडी लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है, और इस नाम से हम एक यूडीएफ भी क्रिएट नहीं कर सकते। सो सीक्वेंस फंक्शन का एक पर्पस है एक नंबर जनरेट करना,
सीक्वेंस के अंदर। जैसे कि हमारे यहाँ पर लिखा हुआ 32 44। अगर मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 32 से लेकर 44 तक एक सीरीज हमारी क्रिएट हो गई। इसी तरह से एक नंबर हमारा मीन, यानी एक तरह से ये अरिथमेटिक या स्टैटिस्टिकल फंक्शन कह सकते हैं, एवरेज निकालना। अब इसको सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ, देन आपका एवरेज 12 6। इसी तरह से आपका एक फंक्शन है सम, यानी कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, अब सपोज प्रिंट देन सम, इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1526। यानी कि जो हमारा सम है वो 41 से लेकर और 68 में जितने भी आपके फिगर्स हैं, जैसे कि 41 42 43, इन सब फिगर का टोटल यहाँ पर शो कर रहा है 1526। तो ये सारे हमारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। एडवांस इनबिल्ट फंक्शन कैसे यूज करना है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं यूडीएफ। यूडीएफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि हम अपने फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, अपने फंक्शन यानी कस्टम फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड दैट इज द फंक्शन। सबसे पहले आपको फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, जैसे कि माई फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। और देन कीवर्ड फंक्शन, और फंक्शन में आपका ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट के अंदर आपके पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। देन ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ये हमारा फंक्शन की बॉडी क्रिएट हो गई। अब यहां पर हम लिखते हैं सपोज प्रिंट देन टेस्ट फंक्शन। सो इस तरह से हमारा एक फंक्शन क्रिएट हुआ जिसका नाम है माई फर्स्ट फंक्शन, या कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और ये हमारा हो गया कीवर्ड, ये मस्ट है। देन आपका नो आर्गुमेंट्स, और जो हमारी बॉडी है उसके अंदर केवल हमने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, चाहे तो आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं। माई क्रिएट फंक्शन 1 देन 2 देन 3। अगर सपोज मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे केवल यहां पर ये इसने इसकी बॉडी को प्रिंट किया, क्योंकि फंक्शन केवल क्रिएट हुआ है, अभी कॉल नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ। तो इस फंक्शन को कैसे कॉल करना, कॉल करने के लिए आपको केवल फंक्शन का नाम, जैसे कि ये, और देन ब्रैकेट्स, ये इंडिकेट करता है जो आपके ब्रैकेट्स हैं कि ये आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ये फंक्शन हमारा, मैं इसको कॉल करता हूं, देन ये हमारा रिजल्ट आ गया टेस्ट फंक्शन, फंक्शन 1 फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3। अभी जो हमने फंक्शन चेक किया, एक सिंपल फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। अगर सपोज हमें किसी फंक्शन में आर्गुमेंट को पास करना है, आर्गुमेंट को यूज करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एक टेबल को प्रिंट करने का। से माई टेबल देन फंक्शन देन for VL in 1 10, फॉर लूप यूज कर रहे हैं यहाँ पर। एंड देन कैट फंक्शन, देन एक वेरिएबल लेते हैं, से t इक्वल टू 5, देन t
कॉमा VL कॉमा and comma VL multiply by T, then बैकस्लैश न्यू लाइन। ये एक फंक्शन है जिसमें यानी कि 5 नंबर का एक टेबल प्रिंट होगा। पहले आपका टी आपका कांस्टेंट है यानी कि टी, फिर आपका क्रॉस, ये एक फॉर्मेटिंग है, देन VL 1 2 3 4 5 6 और फिर आपकी दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इस फंक्शन को हम चेक करते हैं, माई टेबल देन फंक्शन कॉल करते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर आपका 5 का टेबल प्रिंट हो गया। लेकिन जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो हमेशा टेबल 5 का ही प्रिंट होगा। और हम चाहते हैं ये फंक्शन हमारा डायनेमिक बन जाए, यानी कि अगर मैं चाहता हूं 4 का टेबल प्रिंट करना या 6 का या 7 का, तो उस केस में मुझे यहां से एक आर्गुमेंट पास करना होगा। आर्गुमेंट के लिए मैं फंक्शन चेंज करता हूं, से टेबल नंबर, और इस टेबल को यहां रिप्लेस कर दिया, देन यहां रिप्लेस कर दिया, देन अब टी को यहां से डिलीट कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शंस है यहां पर टेबल नंबर या एक आर्गुमेंट पास करेंगे, जैसे कि हमने पास किया 1 2 3 या कोई भी ऐसा नंबर, वो नंबर के बेस पर हमारा टेबल क्रिएट होगा। लेकिन अब सपोज अगर मैं इसको यहां से कॉल करता हूं फंक्शन को, तो यहां पर आप देखेंगे एक एरर आ गया, आर्गुमेंट टेबल नंबर इज मिसिंग विद नो डिफॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने आर्गुमेंट यहां पर दे दिया, लेकिन इसको कहते हैं पैरामीटर। आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस होता है। यहां जो आप लिखते हैं ये पैरामीटर होता है। अब पैरामीटर का डेटा टाइप क्या होगा, ये डिसाइड करेगा कि आप किस तरह का डेटा पास करते हैं। जब आप यहां से पास करते हैं, से मैंने कहा 8, तो इस पैरामीटर का जो डेटा टाइप होगा वो आपका इंटीजर होगा। अगर आप स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां से मैंने पास किया 8। अब मैं इसको रन करता हूं, रन, तो आप देखोगे यहां पर हमारा 8 का टेबल प्रिंट हो गया, ये वाला। इसी तरह से अगर मैं 8 की जगह सपोज मैंने कहा से 7 या से 6, सो अभी आपका 6 का टेबल प्रिंट करेगा। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारा एक डायनेमिक फंक्शन बन गया। तो ऐसे केसेस में हमें आर्गुमेंट्स और पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। ये हमारा पैरामीटर और ये आर्गुमेंट है। लेकिन सपोज अगर मैं ये पास कर दूं ABC, तब क्या होगा, आप देखेंगे यहां पर एक एरर आ गया, नॉन न्यूमेरिक आर्गुमेंट टू बाइनरी ऑपरेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने यहां पास किया तो यहां पर ABC, और ABC को आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर आ गया वैल्यू आपका नॉन न्यूमेरिक। सो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह की आपको डेटा पास करना है। अब सपोज मैं एक और यहां पर देता हूं माई नेम, तो यहां पर आपके दो पैरामीटर हो गए, माई नेम और टेबल नंबर। सो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, सेकंड देन 7, और यहां पर मैं प्रिंट कर सकता हूं से प्रिंट देन आपका माई नेम। सो आप देखेंगे यहां पर
जो फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट आर्गुमेंट है, वो आपका फर्स्ट पैरामीटर के साथ में मैप होता है। सेकंड आपका आर्गुमेंट सेकंड पैरामीटर के साथ मैप होता है। अब मैं इसको कॉल करता हूं। सो आप देखेंगे यहां पर आगे आपका ABC और इसके बाद टेबल। लेकिन अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, से 7 यहां पर कर दिया, तो क्या होगा, माई नेम की वैल्यू 7 हो जाएगी, यहाँ 7 प्रिंट हो जाएगा, टेबल नेम की वैल्यू हो जाएगी ABC, और ABC और आपका न्यूमरिक ये आपके मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि एक करेक्ट हो गया, एक आपका स्ट्रिंग हो गया, फिर से एरर आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर फिर से एरर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड आर्गुमेंट्स और पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। लेकिन पास आर्गुमेंट्स पास करते समय आपको डेटा का टाइप का आपको ध्यान रखना है और उसका सीक्वेंस, क्योंकि फर्स्ट आर्गुमेंट फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड आर्गुमेंट सेकंड पैरामीटर, इस तरह से आपका ये मैपिंग होता है। और अब बात करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। आर्गुमेंट में आप एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है अगर आपने आर्गुमेंट में कोई वैल्यू पास नहीं की तो जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की वो पैरामीटर में उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि सपोज टेबल नंबर, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और टेबल नंबर से सपोज यहां पर एक पैरामीटर टेबल नंबर, अगर हम इसको कॉल करते हैं देन यहां पर एरर है, टेबल नंबर आपका इज मिसिंग, यानी कि जो पैरामीटर है टेबल नंबर वो आपका मिसिंग है, आर्गुमेंट आपने पास नहीं किया। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम आर्गुमेंट पास ना करें तो उस केस में एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। तो उसके लिए आप यहां पर सेट कर सकते हैं सपोज टेबल इक्वल टू 5, ये टेबल आपकी 5 हो गई। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, देन तो आप देखोगे यहां पर टेबल 5 आपका प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आपने कोई वैल्यू आपने यहां से पास की है सपोज 8, तो उस केस में जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो ओवरराइट हो जाती है, यानी कि फिर ये 8 को लेगा। अब सपोज हम कॉल करते हैं तो आप देखेंगे 8 का टेबल पास। अगर आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज जो आपने आर्गुमेंट पास किया उस वैल्यू को वो एक्सेप्ट करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को इग्नोर कर देगा, स्किप कर देगा। और अब बात करते हैं रिटर्न वैल्यू, जो कि ऑप्शनल होता है, यानी कि एक फंक्शन से आप वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि सपोज A, B दो आर्गुमेंट हैं और रिटर्न, देन रिटर्न A मल्टीप्लाई बाई B, देन print inside function। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर आप फंक्शन से कोई वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं तो जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो आपका फंक्शन के अंदर लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके बाद यहां से हमें दो आर्गुमेंट पास करेंगे, से 2 देन 7 एंड
कॉलिंग फंक्शन। सो यहां से हमने फंक्शन कॉल किया, 2 पैरामीटर पास किए, ये पैरामीटर आपका मल्टीप्लाई होगा, रिटर्न करेगा, यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका रिप्लेस हो जाएगा आपका रिटर्न स्टेटमेंट से, जो वैल्यू आएगी यहाँ पर। सो चेक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनसाइड फंक्शन, पहले आपका ये स्टेटमेंट चला, फिर आपका रिटर्न होके आया, और कॉलिंग फंक्शन के अंदर वैल्यू आ गई आपकी 14, यानी कि 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन। सो इस तरह से आप रिटर्न फंक्शन यूज करके आप रिटर्न कोई भी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन से। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शन इन R programming. Please like the video and subscribe the channel. Thanks for watching the video.